जय हिंद, दिस इज पार्थ चित्रांश एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फ्यूचर एजुकेशनल पॉइंट। तो अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किए इलेक्ट्रिक चार्ज के पॉइंट चार्ज का कंसेप्ट को समझा, टेस्ट चार्ज के कंसेप्ट को समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड को समझा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझा। प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज पहले उसको जरूर देख लें। आज का जो लेक्चर है इसमें हम दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है आपका रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इंटेंसिटी जो है वो आपकी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में स्टडी कर रहे हैं इन द टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और वो आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो हमें इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो है उनको भी समझना चाहिए, उसको स्टडी करना चाहिए ताकि न्यूमेरिकल्स में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वो सब आपको आता होगा तो न्यूमेरिकल में आपके ज्यादा इश्यू नहीं होंगे और आसानी से समझ में आएंगे। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के बाद हम लोग स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। बेहद इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में क्या है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा, पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पिक्चर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दो आपके टॉपिक हैं आज के, एक तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इनके बारे में समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से। हेडिंग डाल लीजिएगा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए भाई है क्या ये, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के वेक्टर कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो चलिए इसके लिए मान लेते हैं, कंसीडर करते हैं एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है ना, और उस पॉइंट चार्ज को हम कंसीडर करते हैं ऑरिजिन पे। मान लेते हैं ये हमने फ्रेम कंसीडर कर लिया, ठीक है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस भी है, ठीक है ना। लेकिन जेड एक्सिस मैं शो नहीं कर रहा हूं, जेड एक्सिस भी है। ऑरिजिन पे यहां पर एक चार्ज रखा है प्लस क्यू, ठीक है, दैट इज योर पॉइंट चार्ज। हमने क्या किया, एक पॉइंट चार्ज कहां पे कंसीडर कर लिया, ऑरिजिन पे कंसीडर कर लिया। क्लियर, वी हैव टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी। वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी, जहां पे उसके कोऑर्डिनेट्स हैं कुछ एक्स, वाई एंड जेड। इस पॉइंट पी पे जो उसका पोजीशन वेक्टर जो आ रहा है वो हमने कंसीडर कर लिया कुछ आर वेक्टर। तो ये हमारा एक छोटा सा डायग्राम है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे इसमें कि लेट अस कंसीडर अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू कंसीडर एट ऑरिजिन एंड वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी। कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स, वाई, जेड, मतलब इसका जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज कॉल्ड आर वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर किसके बराबर होगा, ऑब्वियस सी बात है, आर वेक्टर बराबर एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर हो गया। पोजीशन वेक्टर अगर निकालना ना आता हो तो देखो आसान है। अगर जैसे आपको कोऑर्डिनेट देखिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या एक्स वाई जेड है, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। मान लो अगर इसके कोऑर्डिनेट्स 1,2 होते तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाता, 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप। तो ये होता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर मतलब जो इसकी पोजीशन को, इस पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है और उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में बात करनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला तो पढ़ा था, उसमें क्या था, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हम वैक्यूम कंसीडर कर रहे हैं तो Q अपॉन आर स्क्वायर, दैट इज आवर जनरल फॉर्मूला इन मैग्नीट्यूड के टर्म्स में हमने जो डिराइव किया था, दैट इज E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन आर स्क्वायर। क्लियर। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, चूंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए हमने क्या किया, यहाँ E वेक्टर लगाया, यहाँ पे हमने क्या किया, यूनिट वेक्टर लगा दिया जो कि डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर कैप। अच्छा, यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, आर कैप इज इक्वल्स टू क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है, आर वेक्टर अपॉन आर। ठीक, आर वेक्टर ये रहा, ये स्मॉल आर क्या है, इसको निकाल लेते हैं भाई, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे आर किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ द पोजीशन वेक्टर को, दैट्स कॉल्ड मोड ऑफ आर वेक्टर। इसको सॉल्व करते हैं जरा, तो ये हमें वैल्यूज मिलेगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी आर की, ठीक है। तो इसको हम बाद में यूज करेंगे। इसकी वैल्यू यहां पे पुट करो तो ये हो जाएगा E वेक्टर इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन, यहां पे हो जाएगा R क्यूब और यहां पे केवल क्या रह जाएगा, R वेक्टर। R वेक्टर की वैल्यू वहां से इधर पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R क्यूब, यहां पे आ जाएगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। क्लियर। इसके बाद जरा इनका अंदर मल्टीप्लाई करो और सेपरेटली लिख लो जरा, तो ये हो जाएगा E वेक्टर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखो Q अपॉन R क्यूब डॉट एक्स आई कैप। क्लियर। प्लस दूसरा कंपोनेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन
आर क्यूब वाई इंटू जे कैप। क्लियर। थर्ड जो है वो आपका हो जाएगा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब ये जेड के कैप। तो देखो यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे देखो तीन वेक्टर्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। एक ये वेक्टर है, दूसरा वेक्टर ये और तीसरा वेक्टर ये। ठीक, मतलब कि इस पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो आपकी क्या है, ई वेक्टर है। क्लियर। और ये ई वेक्टर देखो तीन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से बना है। अगर हम यहां पर कंसीडर करेंगे इस पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो कुछ इस डायरेक्शन में, दैट इज कॉल्ड ई वेक्टर। तो हम लोगों ने 11th क्लास में जब हम वेक्टर्स को उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं तो हमें तीन कंपोनेंट मिलेंगे। एक कंपोनेंट होगा एक्स एक्सिस के अलोंग, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक, दूसरा जो कंपोनेंट है वो हो जाएगा वाई एक्सिस के अलोंग, तो वो हमने कंसीडर किया ये, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग वाई एक्सिस। एंड द थर्ड कंपोनेंट दैट इज कॉल्ड अलोंग जेड एक्सिस, तो ये मान लेते हैं कुछ ये वाला है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग जेड एक्सिस। मतलब हमने जब ई वेक्टर को रिजॉल्व किया तो उसके थ्री रेक्टेंगल कौन कौन से हुए, ई एक्स, ई वाई एंड ई जेड। अब देखो उन्हीं की वैल्यू आपको मिली। देखो ध्यान से, ये कंपोनेंट देखो, ये कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड का है, मतलब ये इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इतनी है, ठीक है ना। और इसमें से एक्स एक्सिस के अलोंग कितना कंपोनेंट गया, वो ये, मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, ये है। वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भाई ये हो गई। जेड एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भाई कुछ ये हो गई। तो इनको हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं, दैट इज ई वेक्टर इज इक्वल्स टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। ठीक, या ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग, ई वेक्टर इज इक्वल्स टू, और करके चाहो तो लिख दो, और बराबर ई एक्स वेक्टर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग वाई एक्सिस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग जेड एक्सिस। मतलब ये हुआ कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, अभी हमें जो डायरेक्शन नहीं दे रखी थी, हमें सीधा बोल दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड रैंडम है, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो हमने जब इस ई वेक्टर को रिजॉल्व किया देन वी गेट अ थ्री रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। पहला जो एक्स एक्सिस के अलोंग था, मतलब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी है भाई ये होगी, और इसकी वैल्यू किसके बराबर निकली, ई एक्स बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब इंटू एक्स, जहां पे आर की वैल्यू ये आप जानते हो, ये है आर की वैल्यू, आप तो चाहो तो यहां पर रख सकते हो, ठीक है ना। तो इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब की यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। आर की वैल्यू में अंडर रूट था, मतलब पावर 1/2 थी, यहाँ पे पावर क्या थी एक्चुअल में 1/2, और पावर ऑलरेडी 3 भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 और इंटू एक्स, मतलब कि एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये होगी। सिमिलरली वाई एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगी, ई वाई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब डॉट वाई, आर की वैल्यू ऐसे ही रख देना। ऐसे ही सिमिलरली जेड एक्सिस के अलोंग क्या हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर क्यूब डॉट जेड। तो ये ई एक्स, ई वाई एंड ई जेड, these are the strength of the electric field along x axis, y axis and z axis। और इन तीनों कंपोनेंट्स के क्या कहते हैं वेक्टर सम से हमको मिला था रिजल्टेंट इंटेंसिटी, दैट इज कॉल्ड ई वेक्टर। तो इन्हें हम लोग कहते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको नोट कर लीजिएगा, लैंग्वेज की इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है, तो इसको प्लीज नोट कीजिएगा। ओके, तो अगला जो हमारा कंपोनेंट है, अगला जो कंसेप्ट है, तो अब हम उस पर बढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो अब हेडिंग डाल लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, अगर हम मान लो किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ठीक है ना, अगर हम किसी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज या कोई सी भी एक सिंपल एक टेस्ट चार्ज जो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है, भाई हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर मान लो कोई चार्ज है Q1, यही बताया था, और इस चार्ज को हमने किसी ऐसे पॉइंट पर रख दिया जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कुछ है कैपिटल ई वेक्टर, ठीक है, या सिंपल चलो कह दो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कुछ है कैपिटल ई, और इस पॉइंट चार्ज को हमने कहां पे रख दिया, यहां रख दिया। तो ऑब्वियस सी बात है यह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इस पॉइंट चार्ज पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगा, द फोर्स ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी F = Q1E। मतलब इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, और जब इस पर एक फोर्स लगेगा
ठीक, तो ये क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। और यहीं से आपका कंसेप्ट बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। बेहद इंपॉर्टेंट और जरूरी कंसेप्ट है बेटा। जरूरी इसलिए है क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की पिक्चर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। हमारे अभी आगे कई टॉपिक्स आएंगे जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे, बट उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हम उसको विजुलाइज कैसे करें, हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे देखें, हम विजुलाइज कैसे करें, कॉपी में डायग्राम, मतलब हम किस तरीके से समझेंगे। तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट सामने आया उसमें, और यह कंसेप्ट बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डिफरेंट क्या कहते हैं रीजन्स के स्ट्रेंथ को कंपेयर करेगा। इस टाइप के कंसेप्ट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में आप सीखोगे। तो आखिरकार ये है क्या, तो सुनो बहुत ध्यान से और लिखना जरा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पहले हम डेफिनेशन बोल रहे हैं कि द इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ, ठीक है, इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ। राइटिंग थोड़ी गंदी होगी मुझे पता है, थोड़ा एडजस्ट कर लो, धीमे धीमे सही हो जाएगा। इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है, कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज क्या है ये, अगर किसी आप यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को, ठीक है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो वो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कितना है, कोई Q0 मैग्नीट्यूड का है, तो ऑब्वियस सी बात है, और उसको हमने कहां रख दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, एक ऐसे पॉइंट पे जहां पे उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, कैपिटल E, तो ऑब्वियस सी बात है Q0 पर एक फोर्स लगेगा, दैट इज कॉल्ड Q0E, जिसकी वजह से यह Q0 क्या करेगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में या एक पर्टिकुलर पाथ फॉलो करेगा। वो पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है और कर्व्ड भी हो सकता है। Then that imaginary straight or curved path followed by a unit positive test charge in the electric field of given point charge. ठीक, तो किसी भी टेस्ट चार्ज, कोई भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो वह एक स्ट्रेट या कर्व कैसा भी पाथ फॉलो कर सकता है, ठीक है, स्ट्रेट भी फॉलो कर सकता है या वो पाथ कैसा हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। Then that straight or curved path followed by that unit positive test charge, ठीक है ना, in the electric field of a given point charge is known as electric field lines। बात क्लियर। और इसमें एक पॉइंट और बोल देते हैं, when it is free to do so, मतलब जब यह ऐसा करने के लिए बिल्कुल फ्री हो, मतलब इस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लगा। तो चलिए अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे ये आपने पॉइंट चार्ज मान लिया, कंसीडर कर लिया, ठीक है, ऑब्वियस ही बात है इस पॉइंट चार्ज का अपने चारों क्या होगा, ऑब्वियस ही बात एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस पॉइंट चार्ज का क्या होगा भाई, अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्लियर। हमने क्या किया, हमने कुछ इस पॉइंट पर यहां पर एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज किया Q0, ठीक, हमने सिर्फ इस Q0 को उठाया और जाके इस रीजन में ऐसे रख दिया, मतलब हमने इस टेस्ट चार्ज कहां पे रखा, इस पॉइंट चार्ज के इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। ये रीजन क्या है भाई, मान लेते ये रीजन है इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पॉइंट चार्ज। तो हमने इस टेस्ट चार्ज को बिल्कुल उठाया और ऐसे करके आराम से इसको यहाँ पे रख दिया, इस पर कोई और फोर्स नहीं लगाया, बस हमने क्या किया, इसको सीधा Q0 उठाया रख दिया, नो एक्सटर्नल फोर्स, कुछ नहीं दिया हमने इसको, सिर्फ सिंपली रख दिया। इसीलिए हमने आपसे बोला व्हेन इट इज फ्री टू डू सो, ठीक है। तो जैसे ही हमने इस Q0 पर को यहां पर रखा, ऑब्वियस सी बात है कूलम्बियन लॉ के अकॉर्डिंगली, या ये कह दो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस टेस्ट चार्ज ने फोर्स एक्सपीरियंस किया, कौन सा वाला, F बराबर Q0E, ठीक, तो उस पर एक फोर्स लगा जिसकी वजह से ये क्या करने लगा, मूवमेंट करने लगा। इसने इस पर फोर्स एक्सर्ट किया जिसकी वजह से Q0 कुछ इस डायरेक्शन में क्या कर गया, मूव कर गया, ठीक है। अगर मान लो हम इस टेस्ट चार्ज को यहां रख देते, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है ये इस पर इधर ये देखो, ये हो गई वो लाइन, ठीक है ना, और जो फोर्स होता है वो हमेशा कहां लगता है, फोर्स लगता है इसी लाइन जॉइनिंग के अलोंग, ठीक है ना। अब अट्रैक्टिव होगा तो अंदर क्यों लगेगा, रिपल्सिव है तो बाहर क्यों, तो अगेन एक फोर्स लगा इस पर कुछ इस डायरेक्शन में, यहां रख देंगे तो ऑब्वियस सी बात अगेन इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लगेगा, यहां रख देंगे तो यहां इस डायरेक्शन में कुछ फोर्स लगेगा। तो आप अगर किसी टेस्ट चार्ज को
किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो वह एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, जिसकी वजह से उसे क्या करना पड़ता है, एक पाथ फॉलो करना पड़ता है, ठीक है ना। उस पाथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लाइन से। वो लाइन स्ट्रेट भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है। लाइन एक्चुअल में ये क्यू नॉट नहीं बनाता, वो हम वहां पे इमेजिनरी हम मानते हैं कि मान लो अगर क्यू नॉट जिस पाथ को फॉलो करता हुआ गया है वहां पर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, देन दैट इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ गिवन पॉइंट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और एक बात और जोड़ देते हैं, व्हेन इट इज फ्री टू डू सो, मतलब और उस पर हम कोई भी फोर्स ना लगाएं, सिर्फ उस पर एक ही फोर्स लग रहा हो, और वो फोर्स किसकी वजह से हो, इस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। चलिए एक नेगेटिव चार्ज का भी एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो जैसे यहां पर एक हमने माइनस नेगेटिव पॉइंट चार्ज कंसीडर किया, ठीक, इसका भी अपना क्या होगा, चारों ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, इसका भी अपना क्या होगा भाई, चारों ओर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने कहा कि मान लेते हैं यहां पर एक हमने टेस्ट चार्ज रख दिया, दैट इज कॉल्ड प्लस क्यू नॉट। क्लियर, ऑब्वियस सी बात है, दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग, ये वो लाइन हो गई जो इन दोनों को चार्जेस को आपस में क्या कर रही है, जोड़ रही है। एक इमेजिनरी लाइन हो गई जो इनको आपस में क्या कर रही है, जोड़ रही है, क्योंकि फोर्स हम इसी से ही बताएंगे कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। तो हमने जैसे ही कहा ये इमेजिनरी लाइन हो गई, तो ये माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, इस प्लस क्यू को प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को अपनी अट्रैक्ट करेगा, तो यह क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में क्या करने लगेगा, मूव करने लगेगा कुछ इस डायरेक्शन। तो यहां पे इसने क्या किया, एक स्ट्रेट पाथ फॉलो किया। क्लियर, दिस स्ट्रेट पाथ फॉलोड बाय दिस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसके, इस पॉइंट चार्ज के, मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस पॉइंट चार्ज। तो इस लाइन को, इस पाथ को हम लोग क्या कह देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहते हैं। ऐसे ही अगर मान लो हम यहां पर एक टेस्ट चार्ज मान ले, कंसीडर कर लें, ये रहा एक और टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट है, ठीक है, ये चार्ज है क्यू नॉट, ऑब्वियस सी बात है दिस इज द लाइन ज्वाइनिंग, ये वो लाइन हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है क्यू नॉट पे फोर्स एक्सर्ट होगा, मतलब माइनस क्यू अपनी ओर इसको क्यू नॉट को पुल करेगा, ठीक है ना। तो इसकी वजह से ये कहां मूव करने लगेगा, कुछ इस डायरेक्शन में। तो ये हो गया एक पाथ, दिस इज द पाथ फॉलोड बाय दिस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। यहां पे रख दें तो ऑब्वियस सी बात है कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, यहां रखें तो कुछ इस डायरेक्शन में जाएगा, इधर रखें तो कुछ इस डायरेक्शन में, इधर रखें तो कुछ इस डायरेक्शन में, इधर रखें तो कुछ, मतलब कि ये देखो नेगेटिव चार्ज अगर है और अगर हम इस टेस्ट चार्ज को किसी भी पॉइंट पे रख देते हैं तो यह पाथ फॉलो करता है, द पाथ फॉलोड बाय दिस क्यू नॉट। अभी तो दोनों में कैसे पाथ फॉलो कर रहे हैं, ये स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी कर्व भी दिखाएंगे, पहले इनको देख लो कि अभी दोनों ही टेस्ट कैसे पाथ फॉलो कर रहे हैं, स्ट्रेट पाथ फॉलो कर रहे हैं, और इन पर कोई भी और फोर्स नहीं लग रहा है, ये बिल्कुल फ्री है मूव करने के लिए, ठीक है, इन पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा और ये फ्री है मूव करने के लिए। उस कैसे मूव करेंगे, जब इन पर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा तो सिर्फ उस वजह से ये फ्रीली क्या कर रहे हैं, वहां पे मूव कर रहे हैं। और जो पाथ फॉलो करेंगे, पाथ फॉलोड बाय दैट यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको हम दूसरे भाषा में कहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं क्यू नॉट पर भाई क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है ना, तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो आप चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कह दो या फिर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कह दो। क्लियर, तीसरा भी समझ लेते हैं जरा। ये तो हमने चलो स्ट्रेट वाले बात कर दी, अब जरा कर्व वाला भी बात देख लेते हैं, ठीक है ना। तो ये डायग्राम मैं बने दे रहा हूं, ये डेफिनेशन नोट कर लीजिएगा, ओके। तो देखो अब कर्व के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे दो चार्ज लेंगे, ठीक है ना। अभी ये तो केवल आइसोलेटेड चार्जेस थे, ठीक है ना। तो आइसोलेटेड चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव, इनके लिए आपको पता चल गया होगा कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा कैसी होती है, आउटवर्ड होती है, मतलब पॉइंट पॉजिटिव चार्ज के लिए, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा कैसी होगी भाई, आउटवर्ड होगी, ठीक है ना। और नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी भाई, इनवर्ड होगी, ठीक है। अब आ जाते, ये तो आइसोलेटेड चार्ज थे, मतलब सिंगल चार्जेस थे। अब आ जाते हैं हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे चार्ज जो कपल में हो, जैसे मतलब कि लाइक चार्जेस या अनलाइक चार्जेस। तो चलिए पहले हमने पॉजिटिव चार्ज ले लिया और एक हमने यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर लिया। ये दो चार्जेस हैं, ठीक है, दे आर टू पॉइंट चार्जेस प्लस एंड माइनस। क्लियर, चलो इनको बोला बता देता हूँ, सिंपल एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ये है पॉजिटिव चार्ज हुई प्लस क्यू एंड दिस इज अ नेगेटिव चार्ज दैट्स कॉल्ड माइनस क्यू, ठीक। इन लोगों को कुछ डिस्टेंस पर हमने सेपरेट करके रख दिया। अब अगर हम यहां पर हमने आपसे कहा कि मान लो
इस क्यू एक टेस्ट चार्ज, और ये है मान लो कोई एक हमने लाइन रिप्रेजेंट कर दी इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो कोई क्यू नॉट चार्ज रखे यहाँ पर, ठीक है, राइट डॉट क्यू नॉट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, नाम नहीं बनाऊंगा। तो हमने यहां पर इस टेस्ट चार्ज को रखा, ऑब्वियस सी बात है ये प्लस क्यू क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और ये माइनस क्यू इस क्यू नॉट को क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, ठीक। जब ऐसा होगा तो ये क्यू नॉट क्या करेगा, एक ऐसा पाथ फॉलो करेगा कुछ इस तरीके का, ये भी का पाथ कैसा हो गया, स्ट्रेट हो गया। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां पे है, कुछ इस डायरेक्शन में। अगर इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को हम यहां रखें, देखो ध्यान से भाई, अगर इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को हम यहां रखें तो यह पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा भाई, इसको रिपेल करेगा कुछ इस डायरेक्शन में। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा भाई, ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा कुछ इस डायरेक्शन में, क्लियर। जिसकी वजह से यह प्लस क्यू नॉट जो चार्ज है वो कैसा पाथ फॉलो करेगा, वो कुछ इस तरीके से कर्व पाथ फॉलो करेगा, कुछ इस तरीके का, मतलब इससे दूर होता जाएगा और माइनस क्यू से अपनी ओर अट्रैक्ट होता जाएगा। तो यहां पे इसने क्या किया, यहां पे एक्चुअल में उसने एक इमेजिनरी कर्व पाथ फॉलो किया। यहां पे रख दो तो वो ऐसा पाथ फॉलो करेगा, यहां रखोगे तो वो कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा, यहां पे कुछ इस तरीके का पाथ फॉलो करेगा, एंड इस तरीके से सो, ठीक है ना, इस तरीके से सो। तो ये रिप्रेजेंट जरूर कर लेना डायग्राम कि आइसोलेटेड चार्जेस में अगर बात करें पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्ट्रेट है, ठीक है ना, आउटवर्ड है। नेगेटिव चार्ज के लिए भी स्ट्रेट है लेकिन इनवर्ड है। अनलाइक चार्जेस के लिए ऐसा नहीं है, यहां पे क्या हो गया, कर्व पाथ हो गया। और यही हम आपको बता रहे हैं कि द इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे किसका इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस क्यू, एक पॉइंट चार्ज प्लस क्यू और एक पॉइंट चार्ज माइनस क्यू, इन दोनों का कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस रीजन में है, ठीक है। इस रीजन में, हम कौन से रीजन में, हम एक ऐसे रीजन में जहां पर इस पॉइंट प्लस क्यू और माइनस क्यू का कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया, इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को प्लेस किया और उसने डिफरेंट पॉइंट्स पर कुछ इस तरीके के पाथ फॉलो किए। तो ये जितने भी पाथ फॉलोड हो रहे हैं, ये जितने भी पाथ हैं, ये सभी क्या रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या फिर क्या कह दो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो ये अनलाइक चार्जेस के लिए हो गया। लाइक चार्जेस की बात कर ले, पॉजिटिव ले लो या फिर नेगेटिव ले लो, ठीक है ना। चलिए तो हम पॉजिटिव, दो पॉजिटिव चार्ज कंसीडर कर रहे हैं यहाँ पे। एक हमने यहाँ पे प्लस क्यू का चार्ज कंसीडर कर लिया और एक पॉइंट चार्ज हमने यहाँ पे भी कंसीडर कर लिया प्लस क्यू, ठीक है। ऑब्वियसली बात, अब यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इस पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज रखें, दैट इज कॉल्ड क्यू नॉट, ठीक है। अगर हम कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट इस पर्टिकुलर पॉइंट पर रखें तो ऑब्वियस सी बात है, यह प्लस क्यू इसको क्या करेगा, इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा, यह प्लस क्यू कुछ इसको कुछ इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। फोर्सेस का मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा, क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से, ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस देखो, ये डिस्टेंस ज्यादा है तो ऑब्वियस बात ये कम फोर्स एक्सर्ट कर पाएगा, ये डिस्टेंस कम है तो ये ज्यादा फोर्स एक्सर्ट कर पाएगा। तो इन दोनों के फोर्सेस की वजह से जो भी रिजल्टेंट फोर्स होगा, उस फोर्स की वजह से यह क्यू नॉट क्या करेगा, एक पाथ फॉलो करेगा, एंड दिस इमेजिनरी पाथ, ये इमेजिनरी पाथ कैसा होगा, पूरी तरीके से कर्व्ड होगा, ठीक है। एंड दिस इमेजिनरी कर्व पाथ फॉलोड बाय दिस टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो यहाँ पे अगर इसके आप इलेक्ट्रिक लाइंस रिप्रेजेंट करो तो कुछ इस टाइप का होगा। पहले मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये वो परपेंडिकुलर लाइन है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रखना है, ठीक है ना। तो बनाना आसान होता है थोड़ा सा, तो क्योंकि टच नहीं होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये प्रॉपर्टीज में आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है ना। तो इसीलिए इसको टच नहीं होनी चाहिए, बाद में भले आप इसको रफ कर दो, ठीक है ना, डायग्राम साफ बनाने में हेल्पफुल रहता है। तो ये कुछ इस टाइप का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तो ये हो गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्यू टू लाइक चार्जेस। अगर मान लो यहाँ पे आप दोनों नेगेटिव चार्ज भी कंसीडर कर लो, ठीक है, अगर आप यहाँ पर दोनों नेगेटिव चार्ज भी कंसीडर कर लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, डायग्राम ऐसे ही बनेगा, बस डायरेक्शन जो है एरो की वो उल्टी हो जाएगी, ठीक है ना, वो टुवार्ड हो जाएगी। मतलब अगर प्लस क्यू ये है, अगर यहाँ माइनस क्यू होता तो डायरेक्शन कैसी हो जाती, अंदर की हो जाती। अगर क्या होता, ये माइनस क्यू होता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे हमने प्लस क्यू ले रखा है तो ये हमेशा कैसी रहेगी, आउटवर्ड रहेगी। यहाँ पे ये जो रीजन मैंने जो लाइन ड्रॉ की थी, इन पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी बिल्कुल। अगर मिड पॉइंट की बात करें और दोनों लाइक चार्जेस, ठीक है ना, वो क्यों होगी वो आपको इलेक्ट्रिक डायपोल में पता चल जाएगा, बताऊंगा कैसे भैया होती है, ऐसा क्यों होता है। तो ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंसेप्ट था। क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंसेप्ट, द इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व पाथ फॉलोड बाय अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज।
अगर किसी टेस्ट चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आने की वजह से उस पर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स की वजह से वह क्या करता है, एक पाथ फॉलो करता है। वो पाथ स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्ड भी हो सकता है। क्लियर? वो पाथ कैसा हो सकता है, वो स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्ड भी हो सकता है। एंड दैट स्ट्रेट और कर्ड पाथ, एक इमेजिनरी दैट स्ट्रेट और कर्ड पाथ फॉलोड बाय दैट पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो यह आपका कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का। फायदा क्या मिला हमें समझने में? देखो इसके हमें बहुत सारे कुछ फायदे मिले। देखो सबसे पहले इसने हमें क्या बताया, इसके जरिए, इस कंसेप्ट के जरिए हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि किस रीजन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है और किस रीजन में वीक इलेक्ट्रिक फील्ड है। मतलब यह बता सकता है कि कौन सा, मतलब एक पर्टिकुलर रीजन है तो वहां पे किस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, किस में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम है। यह लाइंस इसको रिप्रेजेंट कर सकती है बहुत आराम से। ठीक, दूसरा ही क्या रिप्रेजेंट कर सकती है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर सकती है। किसकी? बहुत आसानी से हम इससे इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कंसेप्ट से हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी समझने में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आपका आया नहीं है तो हम तब समझेंगे। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, बिल्कुल सही, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कौन से रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है। कौन से रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपका नॉन यूनिफॉर्म है। इनको भी हमें समझने में हेल्प मिलती है। तो चलिए देखो कैसे मिलती है। याद रखना हमेशा, जहां पे जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड हैं, ठीक है, जैसे ये रीजन आप देखो, यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी हैं, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत ही ज्यादा क्लोज्ड हैं। तो जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होती हैं वहां पे यह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो स्ट्रेंथ है वो मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम नहीं मतलब ज्यादा होगी, स्ट्रॉन्ग होगी, जहां पे इन लाइंस को बहुत ज्यादा क्लोज बनाया जाए तो ये रिप्रेजेंट करेगा किसको, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन को। ठीक, अगर मान लो यह रीजन देखो ध्यान से, यहां पे क्या है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। ठीक है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, एक दूसरे से ज्यादा डिस्टेंस पर है। तो यह रीजन रिप्रेजेंट करेगा आपका एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है, पास में, सॉरी कम नहीं, पास में है, ठीक है ना, बहुत क्लोज है एक दूसरे के, तो वहां वो एक स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर है वहां वो एक वीकर इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। इनमें देखो ध्यान से, आप अगर इसको देखो, एक पर्टिकुलर ये रीजन ले लो, ठीक है, तो इस रीजन में देखो ध्यान से, ये फील्ड लाइंस देखो कैसे हैं, बहुत क्लोज है। तो यहां पर इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कैसी होगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इसीलिए तो अगर आप यहाँ पर कोई टेस्ट चार्ज रखते हो, यहाँ पे कहीं भी टेस्ट चार्ज रखते हो, तो यहाँ पे जो भी टेस्ट चार्ज आप रखोगे डिफरेंट पॉइंट पे, इस रीजन के अंदर कहीं टेस्ट चार्ज रखते हो तो उस पर मैक्सिमम बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स लगता है, जो रिप्रेजेंट करेगा कि इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, वो ज्यादा है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कैसी हैं, बहुत ज्यादा पास पास है। इन रीजन्स को देखो, ये वाला रीजन देखो ध्यान से, इस वाले रीजन को, इस वाले रीजन में क्या है, ये देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या है, वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है तो यह किस रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, यह रिप्रेजेंट करेगा एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन को। यहां पे भी आप उसी चीज को समझ सकते हो कि यहां पास में हम जितना चले जाएं वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज, तो जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज है, जहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज, देखिए यहां पे भी देखिए, है ना, यहां पे देखिए, यहां पे देखिए, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज होंगी वहां पर वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे थोड़े डिस्टेंस पर होंगी वह रीजन कैसा होगा, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। डायरेक्शन की बात करें तो एरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन को। पॉजिटिव चार्ज के लिए आउटवर्ड, नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड, अनलाइक के लिए देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, लाइक के लिए कुछ ऐसी जा रही है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, कंसेप्ट में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जरिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बेहद इसलिए इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म देखो कैसे समझे, ये तुम लोगों ने क्लास 10th में भी पढ़ा है मैग्नेटिक फील्ड में, कि जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम पैरेलल ड्रॉ करते हैं,
ठीक है ना। जब नाइट लाइन पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो वहां पे हम लोग कैसा रीजन बता देते हैं, दैट इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही तुम्हारा यहाँ पर है कि अगर मान लो हम यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट करें, जैसे आपसे बोला गया कि एक ऐसे रीजन में एक रीजन दो ऐसा जहां पे आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करना है, तो आप क्या करोगे, एक वो रीजन में क्या करो, कई सारी लाइंस इस तरीके से ड्रॉ कर दो। ध्यान रहे लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए और ये जो डिस्टेंसेस जो हैं ये डिस्टेंसेस कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब एक ऐसा रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो वहां पर इलेक्ट्रिक लाइन कैसे रिप्रेजेंट की जाती है, वहां पे रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है बिल्कुल कैसे होंगी, एक दूसरे की पैरेलल होंगी और एक दूसरे के डिस्टेंस मतलब एक दूसरे के थोड़ा सा क्या कहते हैं जो सेपरेशन है एक दूसरे के साथ में वो बराबर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि यहां पर हम नहीं मान सकते, नहीं बेटा मान सकते, यहाँ पे हर जगह लाइंस होंगी, बिल्कुल सही बात है, बट हम बात कर रहे हैं रिप्रेजेंटेशन की। भाई आपने मैप्स देखे होंगे, अगर आपने क्या कहते हैं आर्मी के मैप्स देखे हैं तो एक मैप होता है, उन मैप में मंदिर, मस्जिद या कोई भी घंटा घर, इस टाइप की जितनी भी चीजें होती है ना उन सबको लोकेट के लिए उन्हें एक सिंबल दिया जाता है, उनका एक रिप्रेजेंटेशन होता है। कुएं का सिंबल होता है, वाटर का सिंबल होता है, गंदा पानी, साफ पानी की लेक मतलब झील वो कहाँ है उसका भी एक रिप्रेजेंटेशन होता है मैप में। तो ऐसे ही एक रिप्रेजेंटेशन है कि अगर हमने कहा आपसे जैसे मान लो चार्ज शीट है, ठीक है ना, एक यूनिफॉर्म चार्ज शीट, ठीक है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है छोटा सा, ठीक है ना, ये एक यूनिफॉर्म चार्ज शीट है, ठीक है, और इस शीट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो यूनिफॉर्म होता है, ठीक है ना, एक फाइनाइट डिस्टेंस तक इस शीट की वजह से, ध्यान रहे फाइनाइट डिस्टेंस तक, ठीक है, इस चार्ज शीट की वजह से, अगर ये यूनिफॉर्म चार्ज शीट है तो इसकी वजह से एक बहुत पर्टिकुलर फाइनाइट डिस्टेंस तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है। तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करें, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर देंगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल होगी और एक दूसरे बराबर डिस्टेंस पे होगी, तो हमें लगेगा, हम कहेंगे हाँ यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है। बात क्लियर हो गई। तो यह है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म। अच्छा नॉन यूनिफॉर्म में क्या, ऑब्वियस सी बात है, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो जाएगा कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल ना हो, कुछ इस टाइप की, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहाँ 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 चारों केस में देखो कोई भी केस ऐसा नहीं है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता। क्यों, क्योंकि हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन देखो चारों ही केसेस में ना तो एक दूसरे के पैरेलल है और ना ही एक दूसरे के क्या कहते हैं सेम सेपरेशन के साथ में है। तो ये सारे जो रीजन है वो कैसे हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के हैं। लेकिन ये रीजन जो है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक ऐसा रीजन जिसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो कैसी हो, सेम हो। मतलब अगर आप कोई टेस्ट चार्ज Q0 यहां पर रख देते हो या यहां पर भी रख दो या कहीं भी किसी भी डिफरेंट पॉइंट्स पे रख दो तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड या इस पर जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा और उसका मैग्नीट्यूड भी कैसा होगा, सेम होगा। मतलब अगर किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को या किसी भी चार्ज को अगर आप एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हो किसी भी पॉइंट पे रख दो, ठीक है। अगर हमने आपसे कह रहे हैं कि ये पूरा जो रीजन जो है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है और आप इस चार्ज को कहीं भी किसी भी पॉइंट पे रख दो तो उस चार्ज पर एक जो फोर्स होगा वो बराबर होगा, हर पॉइंट पर फोर्स बराबर होगा। चाहे आप इस पॉइंट पे बात कर लो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, हर पॉइंट पर जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर होगा और डायरेक्शन भी सेम होगी, ठीक। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पे बराबर है और डायरेक्शन सेम है तो हम ऐसे रीजन को हम लोग क्या कह देते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्लियर। अगर यहीं पर हम केस कह दें कि मान लो हम यहां पे बात करें, यहां हमने कोई टेस्ट रख दिया, यहां रख दिया और यहां रख दिया, ठीक, तो केस अलग होगा। तो यहां पे केस है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जिसके डिफरेंट पॉइंट्स पर हर डिफरेंट पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कैसी हो, डिफरेंट हो, मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता है और डायरेक्शन भी डिफरेंट हो सकती है। तो ऐसे रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हुआ, एक ऐसा रीजन, ठीक है ना, एक ऐसा रीजन जहां पे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम हो, जिसके हर एक पॉइंट पर अगर आप कोई टेस्ट चार्ज रखो तो उस पर सेम फोर्स लगे, दैट इज कॉल्ड F बराबर Q0E। मतलब हर पॉइंट पर फोर्स कैसा लगेगा, F बराबर Q0E, ठीक है ना, जिसके हर एक पॉइंट पर फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो। तो ऐसे रीजन को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और ऐसे रीजन जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार्ज पर फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में भी लग रहा हो और मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट पॉइंट पर डिफरेंट हो, तो ऐसे रीजन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं।
बात यहाँ पे क्लियर हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कौन कौन से कंसेप्ट समझा रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या क्या कंसेप्ट समझाती है? सबसे पहला वो समझाती है रीजन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जरिए, ये काम हम वैसे इक्विपोटेंशियल सरफेस से भी कह सकते हैं, हम इक्विपोटेंशियल सरफेस के जरिए भी इन चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन अभी पोटेंशियल नहीं आया है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के जरिए हम क्या कहेंगे? अगर ऐसे रीजन जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बहुत क्लोज हैं, वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को। ऐसे रीजन जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत दूर दूर है, नोट करते रहना, जहां पे लाइंस दूर हैं तो वो किस रीजन को रिप्रेजेंट करेगा? वीक इलेक्ट्रिक फील्ड को। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए और इक्वी डिस्टेंस पर होनी चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन। नॉन यूनिफॉर्म के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट डायरेक्शन में होनी चाहिए, कुछ इस टाइप के, देखो ध्यान से, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, तो ये आपका किसका हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म के लिए हो जाएगा। मतलब कि आइसोलेटेड चार्जेस और लाइक एंड अनलाइक चार्जेस, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करते हैं। और एक चार्ज शीट अगर वो यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है, तो अगर एक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है तो वह कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगी? वह एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करती है। अब एक बात सुनो, हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत बार आगे लेंगे, ठीक है, हम लोग आगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के कंसेप्ट को बहुत बार कंसीडर करेंगे। तो बेटा देखो, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के तो कई सारे सोर्सेज हो गए, जैसे मैंने ये सारे बता दिए, ये सारे आपके नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के सोर्स क्या है? देखो ध्यान से, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के दो सोर्सेज हो सकते हैं, ठीक है ना, और बहुत ध्यान से समझना है, सुनना इसको। अगर हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट कंसीडर करें, ठीक है ना, अगर हम एक यूनिफॉर्म चार्ज शीट कंसीडर करें तो यह यूनिफॉर्म चार्ज शीट विल बी अ सोर्स ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होगा यह एक यूनिफॉर्मली चार्ज शीट, लेकिन केवल अप टू, चलो ठीक है, बस ठीक है, यूनिफॉर्म चार्ज शीट का एक सोर्स होगा, ठीक है ना, लेकिन अप टू ऐसे कहेंगे हम फाइनाइट डिस्टेंस तक, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक ऐसा होगा, बात समझो, ठीक है ना। तो चलिए, ये तो आपका सोर्स हो गया, ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। बस ये बात नोट रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जहां क्लोज है, स्ट्रॉन्ग, दूर है, वीक, पैरेलल है, यूनिफॉर्म, मतलब पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस पर, तो यूनिफॉर्म। और इसके अलावा क्या कहते हैं, तीसरा आपका क्या हो जाएगा? जब चौथा क्या बोला? नॉन यूनिफॉर्म, जब बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म होगा। अगला आपका आता है आपका प्रॉपर्टीज पर, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की देखो प्रॉपर्टीज क्या है, तो हेडिंग डाल लो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो ठीक है, सबसे पहली आपकी प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर अ कंटिन्यूअस कर्व्स, ठीक है। ये कैसे होते हैं? ये कंटिन्यूअस कर्व्स होते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है भाई, अगर देखो, अगर हम चार्जेस, दो अनलाइक चार्जेस की बात करें, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज starts from positive charge and ends at negative charge। यहां से भी starts from positive charge and ends at negative charge, यहां पर भी start from positive charge and ends at negative charge। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से स्टार्ट हो रही है, सीधा कहां खत्म हो रही है? नेगेटिव पे खत्म हो रही है, और इससे बीच में कहीं पर भी कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? दीज आर द कंटिन्यूअस। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कैसी होती है? वो आपकी कंटिन्यूअस होती है, क्योंकि दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू कहां तक? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अगर हम आइसोलेटेड की बात करें, ठीक है, फॉर आइसोलेटेड चार्जेस, आइसोलेटेड मतलब सिंगल पॉजिटिव और नेगेटिव, सिंगल फॉर आइसोलेटेड मतलब सिंगल पॉजिटिव चार्ज या सिंगल नेगेटिव चार्ज। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है? स्टार्ट होती है इस पॉइंट से, और एंड कहां पे होती है? हमेशा एंड होती है हमेशा इनफाइनाइट पे। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होती है? जो एंड्स एट इन्फिनिटी, ठीक। नेगेटिव चार्ज के लिए भाई, नेगेटिव चार्ज के लिए इनफाइनाइट से शुरू होंगी और एंड्स एट दिस पॉइंट चार्ज, ठीक है, एंड्स एट दिस नेगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा क्या होती है? स्टार्ट्स फ्रॉम इनफाइनाइट, ठीक है। तो ये एक पहली प्रॉपर्टी होगी। सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कैसी होती है? वो कंटिन्यूअस कर्व है, जो कि हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिव पर जाकर खत्म होते हैं। आइसोलेटेड के लिए पॉजिटिव में, पॉजिटिव चार्ज के लिए एंड्स एट इन्फिनिटी और नेगेटिव चार्ज के लिए स्टार्ट्स फ्रॉम इन्फिनिटी, ठीक है ना। और इससे पहले देखो ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज के लिए इनफाइनाइट तक जाएगी, लेकिन इसके बीच में कहीं भी कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। इसीलिए ये तीनों केस में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक कर्व
सॉरी कंटिन्यूस कर्व होते हैं, कंटिन्यूस फॉर्म करते हैं, कंटिन्यूस कर्व्स कहते हैं, और ये कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करती लाइक मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे एक डिफरेंस आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप, तो ध्यान रखना इस चीज का, नेवर फॉर्म्स क्लोज्ड लूप, बोर्ड में भी आ चुका है, ठीक है, नेवर फॉर्म्स क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की तरह ये कभी भी क्लोज लूप फॉर्म नहीं करते, ठीक है ना, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की। अच्छा है क्वेश्चन, देखो सॉरी अच्छी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि देखो जैसे हमने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ठीक है, और हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर कहीं पर भी एक पॉइंट कंसीडर करते हैं। जैसे हमने कहा कि मान लो हमने यहां पर एक पॉइंट कंसीडर किया, ठीक, और अगर इस पॉइंट पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए, तो टेंजेंट हमने इस कर्व पे क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, तो ये जो टेंजेंट जिस डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करें और यह टेंजेंट जिस डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा वही डायरेक्शन होगी किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर। मतलब अगर आप इस पॉइंट पर कोई टेस्ट चार्ज रख दो Q0, तो इस पॉइंट पर उससे फोर्स किधर लगेगा, कुछ इस डायरेक्शन में उस पर फोर्स लगेगा, जो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो क्या है, हमेशा टेंजेंट के अलाउंग होती है। अगर आप ये पॉइंट यहां कंसीडर करो, मान लो आपने यहां पे एक पॉइंट कंसीडर किया, तो इस पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करो, देखो पॉजिटिव चार्ज है तो इधर डायरेक्शन होगा, ठीक है ना, नेगेटिव होता तो इधर, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो हमने इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये टेंजेंट हमने इस पे प्लॉट किया, तो टेंजेंट इस पॉइंट पे किस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है, कुछ ये, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, यहां होगी, ठीक है। इस पॉइंट पे बात करें तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डायरेक्शन कुछ इधर होगी, मतलब कि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो कैसी है, देखो ध्यान से, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी है, वो डिफरेंट है। इसीलिए हमने आपसे और कहा था कि ये रीजन कैसा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है ना, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पर कोई टेंजेंट ड्रॉ कर दें, ठीक है ना, तो यहां पे आप क्या लिखोगे, टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, टेंजेंट एट अ पॉइंट ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट, मतलब कि उस पॉइंट पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे। इलेक्ट्रिक फील्ड बोल दो या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा अच्छा लगेगा, तो बोल दो कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर या किसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो उस पॉइंट पर जो टेंजेंट की डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। अगला थर्ड पॉइंट, ठीक है, तो दो पॉइंट आपका ये कंटिन्यूअस हो गया, एक आपका क्या हो गया, टेंजेंट हो गया। तीसरा बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे आपको लिखना है नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन intersect, no two electric field line can intersect each other, no two electric field line can intersect each other, मतलब कि दो फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, ठीक है। क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया, इफ दे डू सो, अगर उन्होंने ऐसा किया, इफ दे डू सो, देन देयर विल be two direction, there will be two direction which is not possible। बिल्कुल सही बात है भाई। अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हो, तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगर हम यहां कंसीडर करें, मान लो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और इस तरीके से वो क्या करेंगे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। तो इस पॉइंट को देखो, यहां पे इस पॉइंट को मान लो हमने कंसीडर किया है, मान लो ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं और एक दूसरे को इस पॉइंट पर क्या करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं। तो अगर अकॉर्डिंग टू देखो इस लाइन को देखा जाए, तो इस पॉइंट पर एक टेंजेंट यहां ड्रॉ हो सकता है, ठीक है, मतलब इस पॉइंट पर ये क्या किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां होनी चाहिए, यहां होनी चाहिए। और इस पॉइंट पर भी एक टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है कुछ इस तरीके से,
इस पॉइंट पे भी डायरेक्शन टेंजेंट ड्रॉ किया है कुछ इस डायरेक्शन में, तो देखो एक ही पर्टिकुलर अपने को टेंजेंट क्या करता है भाई, टेंजेंट का काम है अगर आप किसी कर्व पर टेंजेंट रखते हो तो टेंजेंट उस कर्व के जिस पॉइंट को टच करेगा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को वो रिप्रेजेंट करता है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट हो गए जो क्या करेंगे, दो डिफरेंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब सोचो यार, अगर यहां पर आप कोई टेस्ट चार्ज रख दो क्यू नॉट, तो कहां जाएगा, इधर जाएगा इधर जाएगा। ऐसा नहीं कि इनका रिजल्टेंट हो जाएगा, नहीं रिजल्टेंट नहीं होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन खुद ही रिजल्टेंट में आया था। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या था भाई, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये था कि चार्ज को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वह एक रिजल्टेंट एक पाथ फॉलो करता है। ठीक है ना, जब एक पाथ फॉलो करेगा तो वो ही पाथ क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहलाता है। ठीक है ना, तो यहां पर क्या है, यहां पर हमने कहा क्या कहा, यहां पर हमने कहा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी एक्चुअल में, और यहां पे हमने दो टेंजेंट ड्रॉ करे, यहां पे क्या हुआ, दो टेंजेंट पॉसिबल हो गए और दो टेंजेंट दो डिफरेंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पर दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती, इसीलिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो ये आपका हो गया तीसरा पॉइंट कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, इसके बाद एक और बहुत अच्छा पॉइंट आता है, फोर्थ है आपका, यहां पे आपको देखो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का भी थोड़ा यूज करना पड़ेगा। देखो फोर्थ पॉइंट आपका है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज starts and ends at charged surface at perpendicular। ठीक है ना, ऐसे ही लिख रहा हूं मैं, रफली लिख रहा हूं। ठीक है ना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कोई भी, जैसे मान लो एक चार्ज बॉडी है, ठीक है, हमने यहाँ पे कोई चार्ज बॉडी कहा, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है कुछ इस टाइप का, इस पूरी बॉडी पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो हमेशा जिस सरफेस से ऑरिजिनेट होती है, तो मैं डायरेक्ट लाइन में थोड़ी चेंज कर दूंगा मैं भी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस सरफेस से भी ऑरिजिनेट होंगी, ऑरिजिनेट होए या फिर उसमें एंटर करें। अभी तो मैंने पॉजिटिव चार्ज दिखाया इसलिए यहाँ पे क्या हो रही है, ये ऑरिजिनेट हो रही है। ठीक है ना, ये यहाँ पे ऐसे कर्व हो जाएगी इसकी वजह से। ठीक है ना, जहां से मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जिस चार्ज सरफेस से ऑरिजिनेट होती है वो हमेशा 90 डिग्री का होगी। जैसे अगर हम कोई चार्ज बॉडी कंसीडर करें तो ये चार्ज बॉडी हो गई। ठीक है, अब इस चार्ज बॉडी का भी तो अपना एक चारों इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो उसको रिप्रेजेंट किससे करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट कहां से होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन स्टार्ट होगी पॉजिटिव चार्ज के केस में हमेशा इसके सरफेस से, और हमेशा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी इसके। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो हमेशा चार्ज्ड बॉडी के सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। अगर निगेटिव चार्ज होता है यहाँ पे मान लो, ठीक है, हम आपसे कहें कि मान लो, चलो ऐसा कह दो, ये कैसे मान लो ये सरफेस है और इस सरफेस पे कैसा चार्ज है, इस सरफेस पे पूरा निगेटिव चार्ज, इस सरफेस पूरा कैसा चार्ज है भाई, निगेटिव चार्ज, मतलब सरफेस कैसा निगेटिवली चार्ज। ठीक है, तो अगर ये सरफेस निगेटिवली चार्ज है, देखो स्मूथ नहीं बनाया मैंने, रफ सरफेस बनाया, तो चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, लेकिन इस बार क्या हो रही होगी, डायरेक्शन इनवर्ड होगी, मतलब यहाँ पे क्या, यहाँ पे एंटरिंग होगी, यहाँ पे क्या हो गया, एंटरिंग होगा। और यही बात आपको बेटा याद रखनी है कि अगर कोई भी सब्सटेंस, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक, कोई भी इंसुलेटर, कोई भी कंडक्टर, कोई भी सब्सटेंस अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर जाएंगी, चाहे वो अंदर जा रही हो चाहे वो उससे बाहर निकल रही हो। ठीक है, जैसे अगर हम आपसे कहें कि मान लो ये कोई रीजन था इलेक्ट्रिक फील्ड का और हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में एक कंडक्टर रख दिया इसलिए, ठीक है, तो और मान लो हमने ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भाई ऑब्वियस सी बात है ये कैसी होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, लेकिन जैसे ही सरफेस में एंटर करेगी तो हमेशा कैसी होगी, परपेंडिकुलर। इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, ये हमेशा कैसे एंटर करेगी, परपेंडिकुलर इस टाइप। और बाहर भी जब निकलेगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देखो एक बार कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ठीक है ना, जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर ये क्या है, कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, हमेशा जीरो होता है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के अंदर से पास नहीं होती। ठीक है ना, और ये जो कंसेप्ट है ये अभी तो नहीं आएगा, ये आपको बाद में समझाऊंगा मैं, आगे आ जाएगा टॉपिक, लेकिन अभी थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो एंटर करे या फिर किसी भी सरफेस से बाहर निकले, कुछ भी हो, ठीक है ना,
तो वो हमेशा कैसे जाती है, देखो एंटर भी करेगी परपेंडिकुलर और एग्जिट भी हमेशा कैसे करती है, परपेंडिकुलर। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑलवेज एंटर और एग्जिट फ्रॉम द सरफेस, ठीक है ना, एट परपेंडिकुलर, मतलब कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन से ही वो हमेशा एग्जिट करेगी और हमेशा वहां से एंटर होगी। टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं हो सकता, एक क्या कहते हैं एंगल, मतलब कि परपेंडिकुलर आप कोई और एंगल नहीं बनाएंगे। रीजन है उसका, देखो ध्यान से इसको भी समझ लो। यहाँ पे केस क्या है, मान लो ये एक सरफेस है, ठीक है, और ये सरफेस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, जो कि कैसा स्टैटिक है, बिकॉज वी आर स्टडीइंग इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है ना। हमने क्या किया, एक सरफेस को चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया, और यह पॉजिटिव पूरे सरफेस पे क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। और मान लेते जैसा कि हमने आपसे कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमेशा क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर ही निकलेगी, चाहे बाहर जाए या अंदर आए, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर। लेकिन मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ई वेक्टर। इसको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करो, तो एक कंपोनेंट हो भाई, मान लेते हैं ये एंगल है कोई थीटा, तो एक कंपोनेंट हो गया ये, दैट इज कॉल्ड योर ई कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट हो गया ये, दैट इज कॉल्ड ई साइन थीटा। यहां क्या मतलब है, यहां पे बेटा मतलब ये है कि यहां जो ई वेक्टर जो है, इस ई वेक्टर मतलब इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है, ई वेक्टर है। हमने रिजॉल्व किया तो दो कंपोनेंट हो गए, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिफिकेशन जो थी एक्स एक्सिस के अलोंग E cos theta, that is horizontal component, और एक हो गया vertical component, that is called E sin theta, जो कि सरफेस से क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक, अगर ये कंपोनेंट है, मतलब कि इस E cos theta कंपोनेंट की वजह से यहां देखो जो पॉजिटिव जो चार्ज है, कोई भी चार्ज खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस नहीं होता, ठीक है, कोई भी चार्ज खुद के इलेक्ट्रिक फील्ड से इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरे चार्ज को क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है। तो यहां पर जो भी चार्ज होगा उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ थी वो क्या थी, ई वेक्टर थी, जिसके दो कंपोनेंट्स हमने माने, ई कॉस थीटा और ई साइन थीटा। तो इस ई कॉस थीटा कंपोनेंट की वजह से ये चार्ज क्या कर सकते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और अगर इन्होंने फोर्स एक्सपीरियंस किया तो ये है अब ज्यादा स्टैटिक नहीं रहेंगे, नो मोर रिमेन्स स्टैटिक, मतलब कि ये स्टैटिक नहीं रहेंगे, रेस्ट पर नहीं रहेंगे, और यहां हमारा पूरा कंसेप्ट गलत हो जाएगा। इसीलिए ये कंपोनेंट जो ई कॉस्ट जो कंपोनेंट है वो नहीं होता, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टेंजेंशियल कंपोनेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकती। इसमें आपसे क्वेश्चन ऐसा हो जाएगा, व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर क्यों होते हैं, तो आप सिर्फ आंसर इतना दोगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट हैव एनी टेंजेंशियल कंपोनेंट, मतलब उनका कोई ये टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होता। टेंजेंशियल कंपोनेंट यहाँ पे कौन है, ई कॉस का, यह ई कॉस कितना होता है, एक्चुअल में जीरो होता है। दे डू नॉट हैव एनी टेंजेंशियल कंपोनेंट, उनका कोई टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होता, दैट इज ई कॉस किसके बराबर है, जीरो। ई कॉस जीरो का मतलब क्या है, या तो ई जीरो होगा या कॉस थीटा। कैपिटल ई जीरो हो नहीं सकता क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जीरो कौन हो सकता है, केवल भाई कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। और कॉस थीटा जीरो कब हो सकता है, जब एंगल कितना हो, ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री हो। मतलब ये है कि यह थीटा जो है ये किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा, और यहां अगर 90 हुआ तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा क्या होगी, सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। तो यहां पे आप इस पॉइंट को नोट रखें, कर लें कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा सरफेस से परपेंडिकुलर या तो एंटर करेंगी या उससे एग्जिट होंगी, लेकिन रहेंगी परपेंडिकुलर एट द सरफेस, बिकॉज दे डू नॉट हैव एनी टेंजेंशियल कंपोनेंट, उनका कोई भी टेंजेंशियल कंपोनेंट नहीं होता। टेंजेंशियल कंपोनेंट मतलब ये ई कॉस थीटा, दैट इज योर टेंजेंशियल कंपोनेंट, वो कंपोनेंट जो उसके सरफेस के टेंजेंशियली निकल रहा हो, तो ये कंपोनेंट नहीं होता। तो ए कंपोनेंट ना होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से भी समझा सकते हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ग्रेडियंट आगे टर्म आएगा, उससे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड के इस प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो दोनों ही आसान पढ़ते हैं, दोनों ही आप बोर्ड में रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो, जो आपको आसान लगे वो आपको लिख देना बोर्ड में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये देखो तुम्हारे चार सबसे इंपॉर्टेंट वैसे तो पॉइंट्स हैं, इसके अलावा दो पॉइंट्स और हैं। एक पॉइंट आपका आता है फिफ्थ, कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है लॉन्गिट्यूडनली फॉर अनलाइक चार्जेस, मतलब कि फॉर unlike charges, for unlike charges electric field lines contracts longitudinally, मतलब कि अनलाइक चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। कैसे भाई, अभी हमने आपको समझाया था कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है भाई, आउटवर्ड होती है कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होती है भाई, इनवर्ड होती है, यही हमने पढ़ा था।
लेकिन जब अनलाइक चार्जेस हो तो अनलाइक चार्जेस के लिए देखो अभी इलेक्ट्रिक लाइन कैसे आ रही थी, बिल्कुल आउटवर्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक क्या थी, आउटवर्ड, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, इन दोनों के इफेक्टिव प्रेजेंस की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो थी वो कुछ इस तरीके से कर्व हो गई। तो यहाँ पे ये क्या हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, एक लॉन्गिट्यूडनल ये क्या हो गई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। जो पहले एक्सपेंड हो रही थी अब एक्सपेंड नहीं हो रही, ये क्या हुई, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। तो अनलाइक चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो क्या करती हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट होती हैं लॉन्गिट्यूडनली, ठीक है। आखिरी पॉइंट 6th, फॉर लाइक चार्जेस, ठीक है। लाइक चार्जेस के लिए क्या होगा, फॉर लाइक चार्जेस दे एक्सर्ट्स लेटरल प्रेशर, राइटिंग मुझे पता बहुत जल्दी बेटा, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी। फॉर लाइक चार्जेस दे एक्सर्ट्स लेटरल प्रेशर ऑन ईच अदर। लाइक चार्जेस अगर होते हैं, ठीक है ना, जैसा कि हमने दो पॉजिटिव चार्ज लाइक चार्जेस रिप्रेजेंट किए थे कुछ इस टाइप के, ठीक है। तो दो लाइक चार्जेस के लिए वे दोनों क्या करते हैं, हमेशा एक दूसरे पर क्या करेंगे, लेटरली एक प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। लेटरल मतलब कुछ इस डायरेक्शन में ये दोनों एक दूसरे पर, जैसे हमने कहा कि ये पॉइंट चार्ज, एक ये पॉइंट चार्ज हो गया, तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे पर लेटरली एक दूसरे को पुश करेंगी। ये इसको इधर पुश करेगी, ये इसको इधर पुश करेगी। तो ये प्रेशर कैसा होता है, लेटरल प्रेशर है। तो लाइक चार्जेस अगर हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो एक दूसरे पे क्या करती हैं, लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो ये आपके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कुछ प्रॉपर्टीज। तो आज का टॉपिक मुझे पता है बेहद इंपॉर्टेंट ही रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या कहते हैं आपको कहते हैं आगे जो फर्दर जो टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से जो रिलेटेड है उनके लिए बेसिक कंसेप्ट रोल प्ले करता है, ठीक है ना, बैकबोन है आपका पूरा। ये पॉइंट्स अगर आपको क्लियर नहीं होते हैं तो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल दिक्कत होती रहेगी हमेशा, ठीक है। मतलब समझ में आएंगे, आपसे समझ में तो आ रहे हैं, लेकिन क्या फायदा, एक क्वेश्चन को आप 10 मिनट के में 5 मिनट का क्वेश्चन और उसको कर रहे हो आप 15 मिनट में, तो ये वाला केस थोड़ा हो जाता है। इसीलिए ये बेसिक्स हैं, जितना बेसिक था मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो आज का कंसेप्ट में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी तो हमें उसके कंपोनेंट्स के बारे में स्टडी करना होता है, ठीक है। उसके बाद में हम लोगों ने क्या स्टडी किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या, होता क्या है, बताता क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रिप्रेजेंट करेगा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, वीक स्ट्रॉन्गर फील्ड कौन सा होगा, स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन को हम कैसे पहचानेंगे, ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के कंसेप्ट में आता है, ठीक। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का दूसरा नाम है। उसके बाद में हम इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज तो बहुत आसान है, कंटिन्यूअस होती हैं, टेंजेंट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं कर सकती। तो इस और क्यों नहीं करती वो भी रीजन दे दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट एंड एंड एट चार्ज सरफेस एट परपेंडिकुलर डायरेक्शन। इसकी इंग्लिश थोड़ी गड़बड़ सी लिखी है, लेकिन मतलब समझ जाना आप लोग केवल कि जो चार्ज सरफेस है उस चार्ज सरफेस के बिल्कुल परपेंडिकुलर डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑरिजिनेट्स और एंड्स फ्रॉम एनी सरफेस ऑलवेज एट परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। एक बात और याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर से पास नहीं होती। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो कभी भी कंडक्टर से पास नहीं होती। कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, जीरो होता है। इस कंसेप्ट को आप आगे समझ जाओगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो उससे पास हो सकती है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब या कोई डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस है तो उससे पास हो सकती है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन पास थ्रू डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है ना। तो ये आपका अगला एक पॉइंट होगा। 7th पॉइंट आपको लिखना है यहाँ पे। 7th पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन पास थ्रू अ डाइलेक्ट्रिक बट कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर। तो ये पॉइंट आप उसको ऐड कर लेना कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो डाइलेक्ट्रिक से तो पास हो सकती हैं लेकिन किसी भी एक कंडक्टर से पास नहीं होती। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। तो यहां पर ये आज आपका टॉपिक था। कल के टॉपिक में मैं आपको कुछ डेरिवेशन कराऊंगा, दो बेहद इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होंगे। एक डेरिवेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज्ड रिंग। एक चार्ज रिंग की वजह से उसके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, सेंटर पर नहीं, उसके एक्सियल किसी भी पॉइंट पर, फिर एक जैसे रिंग है, हमने आपसे कहा मान लो दिस इज अ रिंग, ठीक है ना, और इस रिंग का जो एक्सियल लाइन जो है ये होती है एक्सियल लाइन, इसके किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी इस चार्ज रिंग की वजह से। तो यहां पर आपका कंसेप्ट लगने वाला है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो प्लीज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कंसेप्ट को प्लीज स्टडी कर लें, पढ़ लें, और तब आपको ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि तरीका मैं थोड़ा सा बेसिक टाइप का रखूंगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो एक हम इस कंसेप्ट को समझेंगे और दूसरा एक कंसेप्ट आपका आने वाला है इलेक्ट्रिक डाइपोल।
कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, डायपोल मोमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी से ना, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो कल हमारे खासकर 2 टॉपिक्स होंगे। एक आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज रिंग, और दूसरा जो कंसेप्ट है वो कौन सा होगा, वो आपका होगा इलेक्ट्रिक डायपोल और डायपोल मोमेंट के बारे में। ठीक है, उसकी वजह से एक केस में हम इंटेंसिटी को भी स्टडी कर लेंगे। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। इसको रिपीट कर लीजिए, रिवाइज करना और नोट्स बनाए रखना। कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेरीज होती है आप लोगों की, तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे या कमेंट पे किसी भी बता सकते हैं, कोई भी बता सकता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि बैच वाले बच्चे मुझे बता रहे हैं, ग्रुप वाले बता रहे हैं, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है। आप में से कोई भी क्वेरीज होती है तो आप मुझसे शेयर करो, डिस्कस करो। क्लियर? और तकलीफ के लिए जय हिंद।